इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के बारे में समझाने जा रहा हूं। लघुत्तम समापवर्त्य को इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है और संक्षेप में से एलसीएम भी कहते हैं, और महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है और संक्षेप में से एचसीएफ भी बोलते हैं। यहाँ पर दो बात आप देख रहे हैं कि जो एक में अपवर्त्य होता है और दूसरा में अपवर्तक होता है। इसी कारण अपवर्त्य और अपवर्तक के बीच थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों सुनने में एक जैसा लगता है। कहीं यह सवाल में आपको तंग ना करे कि जो अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है। इसी कारण मैं आपको पहले अपवर्त्य और अपवर्तक के बारे में समझा दे रहा हूँ। तो चलिए अपवर्त्य और अपवर्तक में थोड़ा सा अंतर समझ लें। अगर मैं 15 को ऐसे लिखूं, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5 यदि मैं लिखूं, तो ये 3 और 5 जो दोनों ही 3 और 5 दोनों ही ये आपको अपवर्त्य हैं, अपवर्तक हैं और आपको 15 जो है ना अपवर्त्य है। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, अपवर्त्य को मल्टीपल और या गुणज भी कहते हैं। एक और नाम होता है अपवर्त्य के है, गुणज के है, मल्टीपल के है, ये सभी के सभी। और आपको ये इसके अपवर्तक हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में फैक्टर भी बोला जाता है। इसे इंग्लिश में फैक्टर भी बोला जाता है। एक बात आपको ध्यान से रहनी चाहिए, हर हमेशा ध्यान में, कोई भी अपवर्त्य अपने अपवर्तक से जरूर विभाजित होता है। यानी कि मैं यदि 3 की बात करूं तो 3 15 को पूर्णतः विभाजित करेगा, 5 भी 15 को पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है। अब आपको एक बात समझ लेनी यहाँ पर बहुत जरूरी है। किसी भी संख्या का यदि मैं 5 के अपवर्त्य की यदि बात करूं, 5 के अपवर्त्य की मैं यदि बात करूं, तो यहाँ पर ढेर सारे आपको अपवर्त्य मिल सकते हैं। 5 गुना 1 5, 5 गुना 2, ठीक है ना। 5 के अपवर्त्य 5 1 5, 10, 5 3 जा 15, यानी कि इस तरह से आपको सोन और बहुत सारे अपवर्त्य आपको मिल सकते हैं। 5 के अपवर्त्य आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। इसकी संख्या अनंत होती है, इनफिनाइट होती है। अब यदि अपवर्तक की मैं बात करूं तो उसकी संख्या निश्चित होती है। जैसे मैं 20 की बात करूं तो 20 में जो होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 20 के अपवर्तक जो होंगे ना वे निश्चित होते हैं। ऐसा आपने अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में भी पढ़ा है कि जो किसी भी भाज्य संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड होता है ना वह अद्वितीय होता है, यानी कि उसमें और कोई शामिल नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से किसी भी संख्याओं के जो होते हैं ना अपवर्तक, उसकी संख्या निश्चित होती है, पर किसी भी संख्याओं के अपवर्त्य की संख्या निश्चित नहीं होती है, वो अनंत हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो इन दोनों में और क्या डिफरेंस है। अब आप एक बात थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस और मैं आपको समझाऊं। 20 को मैं 20 गुना 1 भी लिख सकता हूं, ठीक है। 20 को मैं 4 गुना 5 भी लिख सकता हूं। 20 को इस तरह से मैं कई रूप में लिख सकता हूं। तो क्या देख रहे हैं आप, एक चीज देखिएगा, 20 के जो गुणनखंड होते हैं वो 20 के बराबर हो सकते हैं। जो स्वयं अपना कोई भी संख्या स्वयं अपने आप का एक गुणनखंड होता तो वो उसके बराबर होंगे ही। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और सभी देख रहे हैं कि जो छोटा है, इसमें क्या होता है, 20 के अपवर्तक जो है यहाँ पर, यहाँ 20 के अपवर्तक की बात मैं आपको करवा रहा हूँ, अपवर्तक। तो यहाँ पर ये देखिए 20 के अपवर्तक जो हैं वह क्या है, बराबर से छोटा है, यानी कि 20 के अपवर्तक 20 के बराबर से लेकर के 20 से छोटे हो सकते। ठीक। गुणन
अपवर्त की यदि बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, 12 से होकर के, यानी कि 5 के अपवर्त 5 भी है और आगे भी आपको 15, 20, 25 इस तरह से होते चले जाएंगे। तो 5 के अपवर्त जो होते हैं ना, वह 5 के बराबर और उससे बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन अपवर्तक जो होते हैं वह किसी भी संख्या का अपवर्तक उसके बराबर और उससे छोटे होते हैं। यही सारे डिफरेंस हैं अपवर्त्य और अपवर्तक के बीच, मैंने आपको समझाया। चलिए इसे नोट भी कर लेते हैं। अपवर्त्य यानी कि आप इसे क्या कहें, मल्टीपल, जिसे गुणज भी कहते हैं। और एक तरफ लिख लीजिए अपवर्तक, फैक्टर, ठीक है। अब आइए यहां पर पहला लिखें, किसी संख्या के अपवर्त्य, संख्या के अपवर्त्य उस संख्या के बराबर और उस संख्या के बराबर या, ठीक है ना, उससे बड़े होते हैं, ठीक है, उससे बड़े होते हैं। अब आइए एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। 7 के अपवर्त्य की मैं बात करूं, 7, ये 7 के अपवर्त्य हैं, 7, 14, देखिए 7 है और इससे और इसी तरह से, ठीक है। अपवर्तक में यही चीज लिखिए, किसी संख्या के अपवर्तक, संख्या के अपवर्तक उससे, उसके बराबर, किसी संख्या के अपवर्तक उसके बराबर या उससे छोटे होते, उससे छोटे होते, छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं 15 के अपवर्तक की मैं बात करूं, अपवर्तक कौन कौन होंगे, 15 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे और 1, 15, 3, 5 और 1 इसके अपवर्तक हैं, जो कि क्या है 15 से, ठीक है। यहाँ पर 15 के बराबर है, ये 3 छोटा है, 5 भी छोटा और 1 भी छोटा है। आइए दूसरी बात देखिए, अपवर्त्य जो होता है ना, किसी संख्या के अपवर्त्य, ये 1, 2, 3 से गुना करके प्राप्त कर सकते हैं। किसी संख्या के अपवर्त्यों की संख्या, अपवर्त्यों की संख्या, ठीक है ना, अपरिमित होती है, मतलब अनंत होती है, अपरिमित, यानी कि इसकी संख्या बहुत सारी, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से गुना करते चले जाएंगे, 11, 12 से आपको वे सभी के सभी अपवर्त्य की संख्या आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है ना, वे अपवर्त्य आपको मिलते चले जाएंगे। अपवर्तकों में क्या होती है, आपने पढ़ा है किसमें, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में, कि जो गुणनखंडों की संख्या जो होती है ना, निश्चित होती है, अद्वितीय होती है, वही बात इसमें आप लिखेंगे। इसमें ये चीज लिख लीजिए, किसी संख्या के अपवर्तकों की संख्या, अपवर्तकों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। यानी कि इसमें
अनंत की बातें नहीं होती है, इसमें फिक्स होता है। जैसे यदि मैं 15 के अपवर्तक की मैं बात करूं तो ये क्या होंगे 3 और 5 और 1, इसके अलावा उसमें अनिश्चित की बात नहीं होती है। चलिए ठीक है, इन दोनों को आपने देखा। किसी ये जो अपवर्त्य होता है इसे गुणज भी कहते हैं, ठीक है, ये सभी और समझने वाली बातें हैं। और इसके जो होते हैं, ठीक है ना, अपवर्तक जो होते हैं इसको हम लोग गुणनखंड भी कहते हैं, ठीक है ना, अपवर्तक को ही हम लोग गुणनखंड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक और अंतर है, लिख लीजिए। किसी संख्या के अपवर्त्य, संख्या के अपवर्त्य, किसी संख्या के अपवर्त्य उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे 7 के अपवर्त्य, 7 के अपवर्त्य की मैं यदि बात करूं तो आपको क्या होगा, 7 होगा, 14 होगा, 21, 28, ठीक ना, डॉट डॉट। तो 7 से 7, 14, 21 ये सभी के सभी पूर्णतः विभाजित होंगे। तो आपने यहाँ पर ये देखा, इसी तरह से आप इसमें देखिए। आप एक बात तो जानते हैं ना, कोई भी संख्या जो होता है ना वह अपने गुणनखंड से पूर्णतः विभाजित होता है। तो एग्जैक्टली हम ये भी कह सकते हैं कोई भी संख्या अपने अपवर्तकों से पूर्णतः विभाजित होती है। कोई भी संख्या, कोई भी संख्या अपने अपवर्तकों से, अपने अपवर्तकों से, अपवर्तकों से पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है ना। तो कैसे, आप देखिए इस तरह से कह सकते हैं। अगर मैं 20 की बात करूं तो 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है ना, 5 होगा। तो 2 से भी 20 विभाजित है और 5 से भी 20 विभाजित होगा। और 1 की यदि बात हो तो 1 से भी वे पूर्णतः विभाजित होंगे। तो आइए छात्रों, मैंने आपको एक ऐसी बातों पर ध्यान आकृष्ट करवाया जिसकी यहाँ जरूरत तो नहीं थी, लेकिन आप पीछे इसको पढ़े हैं, लेकिन इसको इसलिए मैंने रिपीट करवाया क्योंकि इसका अभी उपयोग करना हमें, ठीक है ना। आपको 2 बातें याद रखनी है एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने के दौरान। यहाँ पर देखिएगा ये इससे विभाजित होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये सब के सब इसको विभाजित करते हैं, ठीक है ना। यानी कि 7 को 14 को 21 को विभाजित करता है, ठीक है ना। अपवर्त्य जो होते हैं, जो जिस संख्याओं का अपवर्त्य निकलता है, जैसे 7 के अपवर्त्य 7, 14, 21, तो 7 से वे सभी के सभी विभाजित होते हैं। यहाँ 20 के अपवर्तक है तो 20 इसको पूर्णतः क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि जो इसमें जो है ना, ये सब के सब छोटे हैं इससे, और ये जो है ना इससे बड़े हैं। चलिए मैं आपको आगे और लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक के बारे में समझाने जा रहा हूं। लघुत्तम समापवर्त्य को लघुत्तम समापवर्त्य इसे हम इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल संक्षेप में से LCM भी बोलते हैं, ठीक है ना। आइए अब इसके बारे में समझिए। ये जैसा कि कह रहा है कि जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि दी गई संख्याओं के लिए एक ऐसा यह मल्टीपल होगा, जैसे 5, 7, अभी 2 संख्याएं हम लेते हैं समझने के लिए। इसके लिए हम एक ऐसा मल्टीपल खोजेंगे, जैसे 5, 7 मैंने लिया। अब इसके लिए एक ऐसा मल्टीपल खोजना हमें
जिससे कि ये सब के सब, ये मल्टीपुल इसका होगा तो ये उसको पूर्णतः विभाजित करेगा निश्चित रूप से, ठीक है। इसी कारण हम ऐसे कह सकते हैं, आप इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, दो या दो से अधिक। यहां मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कॉमन कब होगा, जब दो या दो से अधिक होगा तब ना कोई कॉमन मल्टीपुल होगा उसका, नहीं तो फिर कॉमन की बात कहां होती है। इसी कारण आप इस बात को समझिए, कभी भी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं का ही निकलता है, एक संख्याओं का नहीं। मोसो और लोसो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसका निकलेगा, क्योंकि यहाँ सम अपवर्तक की बात होती है, ठीक है ना, और सम अपवर्त्य की बात होती है। इसी कारण उसमें आपको क्या लिखना है, दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए लोसो यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य LCM, ठीक ना, वह लघुत्तम की बात हो रही, सबसे छोटी, ठीक है ना, वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या है, छोटी संख्या है जिसमें दी गई प्रत्येक संख्या से, जिसमें दी गई प्रत्येक संख्या से, प्रत्येक संख्या पूरा पूरा भाग लग जाता है, भाग लग जाता है। अब आइए ऐसे समझिए, कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं ले लूं 15, ठीक है, और मैं ले लूं क्या 30, ठीक है, और ले लेता हूं मैं यहां पर 40 ले लेता हूं, ठीक है। इसका मुझे LCM प्राप्त करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 3 गुना 5 लिख सकता हूं, गुना 1। आप मैं 30 को क्या लिखूं, 3 गुना 5 और गुना आपको क्या मैं लिखूं, फिर यहां पर 2, ठीक है। और 40 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पे पावर 3 गुना 5, ठीक है। अब इन सब के लिए हमें एक ऐसा कॉमन मल्टीपल ढूंढना है जो कि उसको, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कि 15 भी डिवाइड करे, 30 भी डिवाइड करे और 40 भी डिवाइड करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम देखिए कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, तो हमें इसके लिए यदि LCM और 15, 30, 40 यानी कि एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसमें कि इन सब से उसमें भाग लगे, तो हमको क्या करना होगा, यानी कि एक हमको यहाँ पर उन सभी फैक्टरों को रख देना होगा जो कि सबके लिए परफेक्ट हो। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले कॉमन कौन कौन फैक्टर देखते हैं, कि जो कौन सा कॉमन देख रहे हैं, कि जो मैं यहाँ पर एक चीज देख रहा हूँ 3 है कॉमन, तो मैं यहाँ 3 ले लेता हूँ। 5 है सब में कॉमन, 5 ले लेता हूँ। और यहाँ पर एक क्या बचा आपको, 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसे भी मैं ले लेता हूँ, यानी कि 2 पे पावर 3 वाले को ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें सबका आपको आ गया 2 पे पावर, जैसे 40 से डिवाइड होने के लिए क्या है, यहाँ पे 40 से डिवाइड होने के लिए 2 पे पावर 3 और 5, देखिए 2 पे पावर 3 और 5 है इसमें, तो 40 से डिवाइड होगा। 30 से 352 होना चाहिए, 352 एक है निश्चित रूप से, 30 से भी डिवाइड होगा यह। अब देखिए 15 से, 15 के लिए 3 और 5 चाहिए, ये भी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो इसमें इससे बड़ी कोई नहीं शामिल किए हैं, कि जो इसमें ऐसा किए हैं कि कम से कम इस सब का फैक्टर इसमें उपलब्ध रहे, ताकि इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, 120, यानी कि 120 कैसे, 15 120, यहाँ पर आपको 120 आ गया। अब 120 जो हो गया ना, क्या किए हम,
यहाँ पर जो सब में कॉमन हो रहा था उसमें हमने क्या किया, उसके सबसे बड़े घातांकों को हमने क्या किया है, लिखा है। जो कॉमन था इसमें से, उसमें से सबसे बड़े घातांकों का गुणनफल किया है। यहाँ पे 2 पे पावर 3 लिया है। इसमें जो सबसे कॉमन था तो उसमें भी हमने क्या किया है, जो कॉमन था उसको तो लिखा है। ठीक है, यहाँ पर भी फिर आपको 1 तो सब में कॉमन है, लिखिए या नहीं लिखिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमने क्या किया, इस तरह से इसका एचसीएफ प्राप्त किया। तो हम कह सकते, एलसीएम प्राप्त किया। तो हम कह सकते हैं दी गई संख्याओं के लिए, दी गई संख्याओं के लिए लॉसो यानी कि एलसीएम सर्वनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़े घातांकों का गुणनफल होता है। ठीक है ना। ऐसा मैं इसलिए लिखा क्योंकि आप देखिए 2 पे पावर 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर 1 है तो इसे 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए 1, ठीक है ना। जो कॉमन आपको यहाँ 1 नहीं था तो यहाँ 3 पे पावर मैं 0 लिख सकता हूँ। ये चीज देखिए, अब आप इसे समझिए। 1 के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आप समझे सबसे बड़े घातांकों का कैसे गुना होता है। अब देखिए 2 पे पावर इसमें भी है, 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 पे पावर 3 है। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 पे पावर 3 ले लिया है। अब चलिए 3 की बात, 3 पे पावर 1 है, यहाँ 0 है। तो इसमें जो सबसे सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ में सबसे बड़ा घात 0 और 1 में क्या है, आपको 1 है बड़ा घातांक वाला, तो 3 को मैंने लिख लिया। 5 की यदि बात करते तो उसमें सबसे बड़ा क्या, सब में जो है 1 ही है, तो 1 5, 1 पे पावर यहाँ पर ऐसा वाला मैंने ले लिया और गुना करके लिख दिया। ऐसा इसलिए हम ढूंढते हैं ताकि सबका गुणनखंड जो है ना इसमें शामिल हो जाए और सबसे बड़ा लग जाए। ठीक है, तो आपने इसको ढूंढ लिया। अब देखिए इस पे कई सवाल भी होते हैं। जैसे आपको यदि कोई कह दे कि जो कोई ऐसी संख्या ढूंढिए, वह छोटी संख्या प्राप्त करें, या ऐसी संख्या ढूंढें जिसमें कि 15, 30 और 40 से पूरा भाग लग जाए, तो आपको क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है ना। तो आपको 120 निकलेगा, 120 से ये पूरा विभाजित हो। फिर आपको ऐसा कह दें 15, 30 और 40 के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें कि इन तीनों से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, इसमें आपको 2 जोड़ देना होगा। ठीक है ना। जैसे ही 2 जोड़ दीजिएगा, 15 से भी डिवाइड दीजिएगा तो 2 शेष आएगा, 30 से भी दीजिएगा तो 2 शेष आएगा। ठीक है ना। और 40 से भी दीजिएगा, 120 में भी आप 40 से, जैसे देखिए ना आप 122 2 जोड़ने के बाद हुआ। अब जैसे देखो 15 से 15 8 120, ठीक है ना, तो 2 आपको आ गया। ठीक है। इसी तरह से 30 से भी दीजिएगा 122 में, तो आपको यहाँ पर 30 से 4 बार में लगेगा 120। ठीक है ना। फिर आपको 2 शेष बचा रहा। इसी तरह से आप 40 से देंगे 3 बार में लगेगा, फिर आपको 2 शेष बचेगा। कई तरह के ऐसे सवालों का सॉल्यूशन करवा देता है आपको यह सवाल। ठीक है ना। एलसीएम के आधार पर आगे और तरह के सवालों को मैं आपको समझाऊंगा। चलिए अब देखते हैं मौसों के बारे में। देखते हैं महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आइए इसके बारे में समझें। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, यानी कि दी गई संख्याओं का जिसका अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा,
उसके लिए वह सबसे बड़ा अपवर्तक होगा, ठीक है ना। यानी कि उन संख्याओं के लिए जिसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ जो होगा ना वह सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो आइए अब चलिए इसके कुछ परिभाषाओं को देखें। यानी कि यह कह दें कि जो ये जो निकलेगा संख्या या जो फैक्टर निकलेगा दी गई संख्याओं के लिए फैक्टर है, तो उन संख्याओं को तो यह पूर्णतः विभाजित करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसी कारण हम लिख सकते हैं दी गई संख्याओं के लिए। मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक संख्याओं का एचसीएफ, एक संख्या का एचसीएफ तो निकलेगा नहीं, इसी कारण दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात होगा, ठीक है ना। तो इसी कारण मैं लिख रहा हूं दी गई संख्याओं के लिए, यानी कि एक से अधिक संख्या है संख्याओं के लिए एचसीएफ वह, यानी कि मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। आइए अब सबसे पहले इसे समझें कैसे, ठीक है ना। मैं ले लेता हूँ कोई संख्या ले लेता हूँ, 18 ले लेता हूँ, 45 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर 36 ले लेता हूँ। इसका मुझे क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूं, इन सब के लिए मैं क्या करता हूं, 18 को लिख सकता हूं 3 into 2, यानी कि 3 to the power 2 into 2, ठीक है। फिर मैं यदि 45 को लिखूं तो 3 into 3 into 5, इसे लिख सकता हूं 3 to the power 2 into 5, ठीक है। मैं 36 की यदि बात करूं तो 3 into 3 into 2 into 2, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 into 2 इंटू क्या लिख दूं यहाँ पर, फिर 2 into the power 2। यहाँ पर फिर मैं एक 15 ले रहा हूँ, ठीक है। 15 को भी मैं लिख सकता हूँ 3 into 5, इसे लिख सकता हूँ 3 to the power 1 into 5 to the power 1। मैं यहाँ पर 18, 45 और 36 और 15 ले लिया, यानी कि 1, 2, 3, 4 संख्याओं का एचसीएफ हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर कैसे मैं इसका एचसीएफ ज्ञात करूं, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होगा, एचसीएफ क्या होता है, इन सबों के लिए एक कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। यानी कि कॉमन फैक्टर कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो इसे ऐसा ढूंढना है कि जो सबको वह क्या करे, डिवाइड कर दे। तो आपको इन सब में क्या कॉमन लग रहा है, सबसे पहले ये चीज देखिए, यहाँ पर 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। तो यहाँ पर सबसे कॉमन जो है ना, आपको इसमें से सबसे छोटा घात वाला को लेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं यदि 3 को 5 को क्यों नहीं ले सकता हूँ, यदि मैं 5 यहाँ पे ले लूं तो ठीक है, क्या होगा, 5 तो इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, 45 को और क्या कहते हैं, सॉरी 5 सब में है नहीं, हाँ 36 को फिर डिवाइड नहीं करेगा। तो 3 यदि मैं लेता हूं तो इसमें क्या होगा, 3 यदि लेता हूं तो 3 से 15 भी, 36 भी, 45 भी, 18 भी ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है ना इन सब में कॉमन है, इन सब में कॉमन है। यदि मैं 3 to the power 2 लेता हूं तो क्या होगा, 3 to the power यदि मैं 2 ले लेता हूं तो वहां पर यह चीज हो जाएगा कि जो फिर यहाँ पर 3 to the power 1 है, तो इसको तो वह पूर्णतः विभाजित करेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो दो तीन गुना के रूप में तो है नहीं, एक 3 ही है, तो इससे यह तो विभाजित होगा नहीं। इसी कारण इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे कॉमन जो छोटा घात वाला होता है उसको गुना के रूप में लिख लेते हैं। अगर इसमें और कोई संख्या, जैसे कि यहाँ पर 2 the power
यानी कि आप ऐसा लिख लें 2 जोड़ दें तो यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 में कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं क्या कर दे रहा हूँ 2 दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 90 हो जाता है। अब आपको इसके HCF के बारे में देखिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके HCF की यदि आप बात करेंगे तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर 3 1 ले लिए, 3 सब में है, ये डिवाइड लगा देगा। ठीक है ना। अब 2 पे पावर की बात को देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें से छोटा घात जो होगा ना उसको लेते हैं। यदि 2 पे पावर 1 लेते हैं 6। अब 6 ये हो गया, क्यों, देखिए 3 और 2 सब में है, कम से कम 1 3 और 1 2 तो सब में है। इसी कारण मैंने क्या किया, 1 3 और 1 2 लिया, ताकि यह इससे इन संख्या से यह सब विभाजित हो जाए। 19 भी, 18 भी, 90 भी, 36 और 30 भी। तो यह क्या हो गया, दी गई संख्याओं के लिए एक छोटा, एक वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। अब 6 से बड़ी आपको ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिससे कि 18 90 36 और 30 ये सभी के सभी विभाजित होंगे। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इससे छोटा मिल सकता है, इससे छोटा आपको 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, जिससे कि ये सब के सब डिवाइड होंगे, लेकिन इससे अधिक आपको नहीं मिल सकता है। तो HCF में आपने क्या देखा, HCF में क्या होता है, दी गई संख्याओं के सर्वनिष्ठ गुणनखंडों, सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटे HCF यहां दे दीजिए, क्या दे दीजिएगा, मौसो दी गई संख्याओं के सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के सबसे छोटे घातांकों का गुणनफल होता है। घातांकों का गुणनफल होता है, ये मूल चीज है, आप इसे समझिए। यानी कि इनमें जो सबसे छोटा घातांक जो था उसमें हमने क्या किया, उसके सबसे छोटे घातांकों का जो सब में था अवेलेबल, उसको क्या करेंगे, निकाल करके यहाँ लिखते चले जाएंगे और गुना करके जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा यही इन संख्याओं का HCF होगा। ठीक है। अब आइए इन पर एक सवाल है, इस पे कैसे सवाल बनते हैं। अब हमें कोई यह कहेगा कि जो 15 और 90 के लिए, ठीक है ना, 90 के लिए एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, 15 और 90 के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 15 और 90 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो क्या करेंगे, 15 और 90 का HCF निकाल लेंगे जो कि 15 को भी और 90 को भी विभाजित करेगा। आज HCF के बारे में समझाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनके सवालों के बारे में